नमस्कार। बिहार दिवस के खास एपिसोड को लेकर आज हमारे साथ नए मेहमान जुड़ चुके हैं। इन मेहमान का नाम है मिस्टर राजीव कुमार, जो कि प्रधानाचार्य हैं प्रेम प्रमिला आवासीय विद्यालय, जो कि महुआ में स्थित है। क्या कुछ विद्यालय की खासियत है, आज निर्मल इंडिया न्यूज़ की पूरी टीम आज यहाँ पर पहुँची है और इनके बारे में, इन व्यक्तित्व के बारे में आज हम जानेंगे, क्योंकि बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी सफलता और बिहार स्तर तक इन्होंने अपना नाम किया। और बिहार दिवस है, पूरा देश, पूरा राज्य जब बिहार दिवस मना रहा होता है तो ऐसे युवाओं की जुबानी सुनने का प्रयास आज हम लोग करते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत निर्मल इंडिया न्यूज़ के साथ। सर आपके बारे में बहुत तारीफ़ें हैं, बहुत लोगों के बारे में, लोगों के मन में उत्सुकताएं होती है कि आखिर राजीव सर कौन है, इनके बारे में जाने। सर आपका जन्म कब हुआ था? मेरा जन्म 27 जनवरी 1989 को है। ये मिर्जानगर गांव के निवासी हैं। बिल्कुल। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मेरे अभी रिटायर में शिक्षक हैं। अच्छा। माताजी? माताजी गृहिणी हैं। अब सर आपने विद्यालय खोला, क्या लक्ष्य है विद्यालय को खोलने के पीछे का, क्या उद्देश्य है? विद्यालय के पीछे ये लक्ष्य है कि जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे हैं, जो अच्छे बड़े स्कूल में जो एडमिशन नहीं ले पाते हैं या उनके उतनी आमदनी नहीं है जो उतना बियर करे, पढ़ाई में खर्च करे, उनके लिए कि जो यहाँ पर गांव में रह कर के अच्छी शिक्षा उनको मिले और जो फैसिलिटी उनको बड़े बड़े स्कूल में तो वो फैसिलिटी यहाँ पर मिले। इवन यहाँ तक कि जो कंप्यूटर के क्लासेस हो गया, योगा क्लासेस हो गया, फिर इसके बाद डांस क्लासेस हो गया, आर्ट क्लासेस, सारे तरह की सुविधा, खेल की भी सुविधाएं सारी है। और जो छोटे बच्चे हैं प्ले के लिए है तो उनकी भी सारी सुविधाएं, उनको लर्निंग मेथड से पढ़ाया जाता है, स्मार्ट क्लासेस है, उस तरीके से इसको पढ़ाया जो बहुत जो कम स्कूलों में है वो यहाँ पर है। और ये देखने की चीज़, आकर के गार्जियन देखे उसको और इसके बाद एडमिशन ले और बच्चे के प्रोग्रेस देखा, अगल बगल में पता करके आए कि हाँ स्कूल कैसा है, कैसा पढ़ाई लिखाई है, वातावरण कैसा है। बहुत ही अच्छा वातावरण था, बहुत शांत माहौल में स्कूल है और लगभग यहाँ पे स्कूल में 500-600 बच्चे हैं और सभी का विकास एकदम बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। बिल्कुल सर। बीटेक आपने बीटेक का एजुकेशन लिया है, इंजीनियरिंग, आप एक युवा हैं, आप नौकरी भी कर सकते थे, लेकिन फिर विद्यालय खोलने का विचार मन में कहाँ से आ गया? देखिए, एक युवा और बीटेक होने के साथ मैंने जॉब भी किया और जॉब करने के दौरान मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग, हमारे घर के आसपास के लोग ही मुझे नहीं जानते थे कि हम कितने भाई बहन हैं, यहाँ तक कि लोगों को जानकारी नहीं थी। आज जब हम इस क्षेत्र में आए हैं और देखें कि नहीं, अगर हम शिक्षित हैं तो और भी लोगों को शिक्षित करें जो वंचित हैं। अगर यहाँ पर इस क्षेत्र में अगर काम करें तभी जितने भी हमारे गार्जियन हैं, अभिभावकगण हैं, वो हमको जानते हैं, उनके द्वारा बहुत सारे वैसे लोग को जानते हैं जो जीवन में हम कोई नहीं जान पाता और ना हम उनको समझ पाते। और आज के डेट में अगर कहीं पर मेरा नाम अगर कोई लोग जान रहे हैं तो इसलिए जान रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और इस पर हम अभी पूर्ण रूपेण से विद्यालय को ही आगे करने के लिए सोच रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, वर्तमान शिक्षा को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, वर्तमान शिक्षा में अभी जो है वैश्विक शिक्षा हो गई है, समझे, और सब इस पर प्रयासरत हैं। गवर्नमेंट भी उस पर उतना ही ध्यान दे रही है, सरकार भी उस पर अवसर है और जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वो भी चाह रहे हैं कि बहुत अच्छी शिक्षा मिले, क्योंकि बिना शिक्षा के वैसे ही है जैसे घर में आप हैं लेकिन अंधकार है। जब तक आपके घर में लाइट नहीं आएगा, आपको उजाला नहीं, उसी प्रकार आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। अभी देखते हैं कि बहुत सारी ठगी हो रही है, जिनको ज्ञान नहीं है वो मोबाइल के द्वारा ठगे जाते हैं और उनको जब शिक्षा मिलेगा तो वो जानेंगे कि कैसे हम बचें। इस पर सरकार बहुत सारे अभियान चला रही है, लेकिन जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक अब सारा अभियान फैले। इसलिए सभी को शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षित होना है तो आपको पहले अपने घर से शुरुआत करना है। बिल्कुल। तो आपने अपने मातृभूमि का ही चयन क्यों किया? आप कहीं बाहर भी जा सकते थे, लेकिन अपने गांव में ही क्यों इसकी शुरुआत की? जी, कहीं भी जा सकते थे और कहीं से भी शुरुआत कर सकते, दूसरा काम भी कर सकते थे, लेकिन एक शिक्षा ही ऐसा चीज़ है जहाँ पर लोगों को अगर आगे करेंगे तो वो दूसरे लोग को बताएंगे। अब घर से शुरुआत करना, और यहाँ के लोगों को मैं जानता हूँ कि कैसे लोग हैं और कैसे यहाँ पर वातावरण है और कैसे इनको सुधारा जा सकता है, उनसे उसी के लैंग्वेज में बात करके समझाया जा सकता है। कोई हमारे दादा हुए, चाचा, उनको उसी ढंग से समझा करके उनको आगे ला सकते हैं। और जो वो लोग पर हम पर ट्रस्ट है, विश्वास है कि हम इसको दे दिए हाथ में, मेरा बच्चा सुरक्षित है। ये ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है और हमारा जो अभिभावक का ट्रस्ट है वो बहुत बड़ा है। उनका मेरा ट्रस्ट है, आप दे दिए हैं तो आप समझिए, राजीव जी आप समझिए आपका बच्चा, हम उसी ढंग से लेकर के चलते हैं बच्चों को। इसलिए मैंने यहाँ का चयन किया और खासकर अपने गांव में भी नहीं है,
हम बगल में के गांव में है और वहाँ के लोगों के इतने हम पर अच्छी फेथ है कि कह रहे हैं कि नहीं उनके यहाँ है तो हम सुरक्षित है, मेरा बच्चा वो भविष्य सही चला। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल है कि अगर ऊपर वाला अगर आपको दूसरा जन्म देना चाहेगा, जब दूसरे जन्म में आएंगे एक सवाल पूछेंगे ऊपर वाले कि अगर आप दूसरा जन्म में क्या बनना चाहिएगा, तो क्या जवाब दीजिएगा? क्या इच्छा, आपकी हार्दिक इच्छा क्या है? मेरी इच्छा है कि फिर से मैं वही टीचर बनूं, शिक्षक। शिक्षक एक ऐसा काम है जिसमें सब दिन सीखना, सब दिन सिखाना, और उससे ज़्यादा इज्जत हमको नहीं लगता किसी भी सेक्टर में मिलता। आज के डेट में कोई भी इंजीनियर, डॉक्टर, अच्छे नेता, साइंटिस्ट, कोई भी कुछ बनता है तो उसमें कहीं ना कहीं शिक्षक का योगदान है, इसलिए इससे अच्छा काम कहीं नहीं है। बिल्कुल। एक बहुत बड़ा सवाल खास के उन युवाओं के मन में आता है कि आजकल की जो शिक्षा है, प्राइवेट एजुकेशन, पैसे कमाने का माध्यम, फिर भी आप बहुत कम फी में बहुत अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, को एजुकेशन भी है आपके, आपने हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी दे रखी है, तो इसके पीछे का मकसद क्या है, मेन विज़न क्या है सर? देखिए, हॉस्टल फैसिलिटी का मेन मकसद क्या था कि जब यहाँ से बच्चे जाते हैं 2 बजे तो उनका माहौल ही चेंज हो जाता है। अगल बगल का माहौल इतना अच्छा नहीं है तो बच्चे जाते हैं, खेलने लगते हैं, भर दिन खेलते हैं। यहाँ से कितना भी होमवर्क करके दीजिए, यहाँ से करने के लिए घर से कंप्लीट करके नहीं लाते हैं। जब बच्चे हमारे माहौल में रहेंगे तो हमारे रूटीन के अनुसार से फॉलो करते हैं, वो बच्चे सफल हैं। अभी जितने भी बच्चे हमारे हॉस्टल में हैं उनके माँ बाप से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बोले नहीं मेरा बच्चा जो पहले था आज के दिन से बहुत अच्छा है। क्यों, क्या चेंज किया मैंने? कुछ नहीं चेंज किया, बस उसका माहौल चेंज किया और रूटीन मिला है। अगर उस बच्चे को घर पर भी उस ढंग से रूटीन मिलेगा तो वहाँ भी सफल होगा। ये जरूरी नहीं कि हॉस्टल में ही सभी बच्चे सफल होते हैं, लेकिन जो माँ बाप उतना ध्यान नहीं दे पाते, उनके पास उतना समय नहीं है, वो उतना नहीं कर पाते, बाहर रहते हैं, उन बच्चों को हॉस्टल की सुविधा दी जाती है। तो उनके लिए हम केयर टेकर के रूप में काम करते हैं, माँ बाप की जगह माँ बाप जैसे काम कर। यहाँ पर जो बच्चे अच्छे अंक लाते हैं उनको सुविधाएं भी हैं बहुत सारी। हमारे यहाँ गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड हैं हम, तो यहाँ पर 25% आरक्षण मिलता है बच्चों को फ्री एजुकेशन का। जो अभी से लेकर 14 साल मैट्रिक करेंगे तब तक उनको फ्री एजुकेशन भी मिलेगा। ये सारी फैसिलिटी यहाँ पर हम बिल्कुल। शिक्षा का व्यवसायीकरण को किस रूप में देखते हैं? इसको एज ए बिजनेस के रूप में देखते हैं या फिर एज ए सर्विस, सेवा के रूप में देखते हैं? देखिए, एकदम सेवा है, शिक्षा सेवा है। आप किसी को अगर कोई व्यवसाय के लिए सोच रहा है, कोई अगर आपसे 2 रुपया ले रहा है तो अगर उसको बच्चा में प्रोग्रेस हो रहा है, क्योंकि हम भी अगर किसी से 2 रुपया लेते हैं तो 2 रुपया किसी को देते हैं तो भी सेवा कर रहे हैं। हम भी वो सेवा के रूप में, सरकार भी सेवा लेती, बस सर्विस देती है, सेवा है तो उसके एवज में पैसा भी तो लेती है सरकार। ट्रेन देती है, ट्रेन की सेवा लेती है तो उसके एवज में पैसा लेती है। उसी प्रकार से ये भी एक तरह का सेवा है कि इसका कुछ बहुत कम मिनिमम जो सरकार जैसे अनुदान देती है उसी प्रकार से हमने भी बहुत कम फी में रख करके ताकि बहुत अच्छा एजुकेशन है। बिल्कुल। जीवन का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य को लेकर आप आगे बढ़ेंगे? बस उद्देश्य है कि इस स्कूल से बच्चे जो भी निकले नाम करे कहीं भी देश विदेश में और बोले कि हाँ स्कूलिंग मेरी इस स्कूल से प्रेम प्रमिला आवासीय विद्यालय माधोपुर से छोटे गांव से हुई है। और यहाँ से बच्चे जब निकले, जैसे हमारे गुरु रहे हैं आनंद कुमार, तो वो जहाँ भी किसी भी देश में भी जाते हैं तो कहते हैं कि हाँ उनको बच्चे मिल जाते हैं कि सर उनके लिए सारी सुविधाएं फ्री हो जाती है। कि हर जगह हम भी चाहते हैं हम जहाँ पर जाएँ तो हमारे बच्चे मिले, कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर, और देखे तो कहें कि हाँ इस स्कूल से निकली, ये सर वहाँ से हैं। बिल्कुल सर। आपने शिक्षा दीक्षा अपने गांव से ली, अपने गांव में ही पढ़ाई लिखाई की है, तो लोगों के मन में ऐसा आता है कि सिर्फ ब्रांड्स स्कूल में जाने से ही बच्चा बनता है, अच्छी एजुकेशन वहीं पे मिलती है। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, जो गांव आज तो व्यवसायीकरण हो गया, बहुत सारा लोग जाते हैं बाहर में। आज से 15-20 साल पहले हमारे पिताजी गांव में ही रह के पढ़े। पहले क्या डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते थे, पहले के लोग बड़े बड़े पद पर नहीं जाते थे, IAS अफसर नहीं बनते थे। कहाँ से शिक्षा लेते थे? बाहर से नहीं, इसी गांव से रह गए, गांव की शिक्षा लेते थे। इसके बाद गांव में जितनी सुविधाएं थी 10-12 तक वहाँ थे, उसके लिए हाई एजुकेशन के लिए फिर शहर जाते थे, फिर उससे भी हाई एजुकेशन के लिए बड़े शहर आने तो फिर विदेश भी जाते थे। तो एजुकेशन जहाँ तक है गांव में, एजुकेशन अगर 8th क्लास तक है तो 8 के बाद वो उनको ऊपर जाना ही पड़ेगा। उससे ऊपर एजुकेशन लेना है, PhD करना है तो फिर उनको बड़े शहर जाना है, फिर विदेश भी जाते हैं। कई शुरू में जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जितने बड़े बड़े नेता जो हुए पढ़े लिखे, वो सारे विदेश में भी शिक्षा लेते हैं। जहाँ तक एजुकेशन जहाँ पर है उसके अलग जहाँ भी एजुकेशन अच्छा मिलेगा वहाँ पर जा करके करेंगे। लेकिन गाँव में भी शिक्षा धीरे धीरे हो रही है और विकास हो रहा है गांव का भी। बिल्कुल। तो ज़िंदगी आपका बहुत संघर्षमय रहा है और आपने धीरे धीरे आज इस मुकाम पे जा रहे हैं, तो कभी कभी पिताजी की ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि आज भी आपको याद रहती है? वो क्या है, कौन सी बातें? पिताजी बचपन में हमको जब
पढ़ाने के लिए थे वो बहुत कष्ट से पढ़े। उनको पढ़ाई से प्रति इतना लगाव था कि उनको दादाजी पढ़ने नहीं देते थे, फिर भी वो पढ़ते, इतना लगाव। वो भी चाहते थे कि हमारा बच्चा जो है पढ़े, अच्छा नाम करे स्कूल में। और शुरू से पढ़ाई में वो उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन जब संभले, चीज़ों को समझे, तब उन्होंने पढ़ाई पर ध्यान दिया। और बीटेक करने के बाद हम जो भी कर रहे थे उसके अलावा पिताजी कहना थे कि नहीं बाबू से आओ यहाँ पर और लोगों को शिक्षा करो। और उनका एक बात हमको सबसे अच्छा लगता है, कहते हैं कि गांव में एक भी अगर शिक्षा में तुम्हारा नाम हो गया, कोई भी एक बच्चा पढ़ लिख करके अच्छा हो गया, तो समझो कि तुम्हारा वही पूंजी है। और आज भी के डेट में हमारे गाँव में जाइएगा, हमारे पिताजी के बारे में चर्चा कीजिए, सभी लोग उनको जानते हैं, सभी मानते हैं, क्योंकि किसी के प्रति उनका कोई भी द्वेष भावना नहीं है, क्योंकि शुरू से ही शिक्षा में रहे और शिक्षा को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और उनका लक्ष्य है कि उनके नाम पर ये स्कूल है, और कोई भी बच्चा, कोई माँ बाप नहीं चाहेंगे उनका नाम खराब हो, तो उनके नाम पर स्कूल है तो हम उसको ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बेबाकी से आपने इन सारी बातों को रखा। आखिर में अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, पेरेंट्स को? पेरेंट्स हु आर हियर दिस इंटरव्यू, व्हाट डू यू वांट टू से सर? पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जो आज बात को सुन रहे हैं। और उनसे बस यही आग्रह है कि जो यहाँ से बच्चे जाते हैं उनको होमवर्क चेक कीजिए, होमवर्क को कंप्लीट करवाइए और होमवर्क को कंप्लीट करवा के स्कूल भेजिए। हम जितना भी मेहनत कर लें, कितना ही मेहनत करें, जब तक बच्चा घर पर नहीं पढ़ेगा 2 घंटा 4 घंटा, कोई भी स्कूल, कोई भी इंस्टीट्यूट कुछ नहीं कर सकता। मेहनत बहुत ज़रूरी है, घर पर खूब मेहनत करवाइए, जो भी कमियां हो डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए। मातृभूमि के प्रति क्या सोचते हैं सर? देखिए, हमारा बिहार दिवस है 22 मार्च को है, और हमारा जब बंगाल से जब बिहार अलग हुआ था तो उसी के 22 मार्च 1912 को, तब उसी के पर हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। और बिहार जो है कर्मों की भूमि है, यहाँ पर बुद्ध ने जन्म लिया, महावीर ने जन्म, महावीर का कर्म क्षेत्र है। और यहाँ पर पहला जो गणतंत्र हुआ वैशाली, जो हम लोग जिस ज़िले में अभी हैं, वो पहला गणतंत्र है विश्व का। तो यहाँ से बड़े बड़े सम्राट अशोक, जो आज तक पूरे चक्रवर्ती सम्राट अशोक हुए, जो इसी धरती के हैं। तो ये धरती बहुत पावन है, यहाँ के बहुत सारे लोग गायिका हुए, राष्ट्र कवि जिनको हम कहते हैं रामधारी सिद्धिकर, यहाँ की उपज है। तो बिहार का तो बहुत नाम है, और बिहार का नाम भी हमारे बौद्ध भिक्षुओं के बिहार से हुआ है, धीरे धीरे ये ट्रांसफ़र होकर बिहार हो गया। लेकिन बिहार पर हम जन्म लिए, ये कर्जदार है। कर्ज कैसे उतारना है, सबको शिक्षित करना है, पर्यावरण को सुरक्षित करना है, हरे भरे पेड़ लगाने हैं, एक पेड़ नहीं कटने देना है, जो पेड़ कट जाए तो उनके जगह पर 10-12 पेड़ लगाना, और पूरे पृथ्वी को सुरक्षित करने का लक्ष्य है। और ये तभी होगा जब शिक्षित लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग आगे बढ़े, अलग जगहें, गंदगी को हटाएं, साफ़ सफाई पर ध्यान दें, और सभी में ही ऊर्जा भरे कि कहीं पर गंदगी नहीं होना चाहिए, और साफ़ सफाई पर ध्यान, पेड़ लगाइए और खुद सुरक्षित रहिए और देश को सुरक्षित। आप सच्ची अगर हवा में सांस ले रहे हैं तो उसके लिए पेड़ का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, बहुत बेबाकी से आपने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्ते, धन्यवाद।